आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, ये हमारा यूनिट 2 है। कोर्स रहने वाला है हमारा BCHCT 131। इसका ये ब्लॉक 1 है। तो ब्लॉक 1 में यूनिट 2। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। पहले हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लाइक डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना। डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है ना। और ये रिपीट तो नहीं हो रहा, बट हाँ आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल का कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये 2 मार्क्स में है। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखो यहाँ पे दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करना डायग्राम के साथ। ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ढंग से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स का है, कभी कभी ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। और इसमें नहीं। ठीक है। तो सिंपल से ही क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बार बार रिपीट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाउ डिड आइंस्टीन एक्सप्लेन इट। आपको वही है, सेम चीज़ें हैं। आपको सुटेबल डायग्राम के साथ इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पहला रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आप ढंग से कर लोगे। दूसरा आपका कि आप इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि पार्टिकल्स का आप क्या निकाल सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है। अब इधर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन ने इस चीज़ को कैसे समझाया। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछ रखा है, कभी 2 मार्क्स के लिए पूछता है, कभी 4 मार्क्स के लिए। ठीक है ना। कभी कभी आप देखोगे 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। ठीक। अगला, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है, क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है ना। इस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 2 मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। पहला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाओ डायग्राम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है और इनको कुछ नए देने का टाइम है नहीं। बट हाँ, हम इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन ढंग से कर लेने हैं। ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस चीज़ को आप समझा सकते हो। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें से तो कुछ खास हमारा है नहीं। आपको ये फॉर्मूले याद रहना चाहिए। ठीक है ना। ये रिलेशन याद रहना चाहिए। लैम्डा का वेव नंबर से रिलेशन, लैम्डा का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन। ठीक है ना। वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन, वेवलेंथ का वेव नंबर से रिलेशन। ठीक है ना। और इन तीनों का आपस में रिलेशन। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। कहाँ गए, ये रहे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या दे रहा है, वेवलेंथ दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। ठीक है ना। क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ठीक है। तो आप यहाँ पे रिलेशन देख पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ से। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है। अगर आपको वेव नंबर दे दिया जाए, ठीक है ना, वेव नंबर दे दिया जाए और आपको बोला जाए वेवलेंथ निकालो, तो जानते हैं हम
वेव नंबर और वेव लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। इस इन फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको क्या दे दिया गया है। आपको ये वेव नंबर दिया जा सकता है, फिर आपसे वेवलेंथ पूछ लिया जाएगा। आपको वेव नंबर दिया रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, या तो आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा, वेव नंबर पूछ सकता है, वेव लेंथ पूछ सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया हमने। दूसरा देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों को समझाना विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप ये वाला ग्राफ यूज़ कर सकते हो, ये वाला ग्राफ बना के दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपके नंबर कहीं नहीं गए अगर ये ग्राफ आप सही से बना लोगे तो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या, वेवलेंथ और रिलेटिव इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक है। और फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको ये डायग्राम दिखाना है कि एक फोटोन आई जिसकी एनर्जी एच म्यू थी, जो फोटोन गई उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी। ये तो हो सकता है ना हो सकता है एनर्जी जीरो भी हो काइनेटिक एनर्जी, बट हाँ होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। जो निकला उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मेटल सरफेस पे आके स्ट्राइक की है हमारी फोटोन, बस, ठीक है। और ये रहे आपके इसके ऊपर क्या, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हेन लाइट शाइनिंग ऑन ए मेटल सरफेस कॉजेज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं इस चीज़ को। आइंस्टीन एक्सप्लेन इट बाय प्रपोजिंग दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज फोटोन्स। आइंस्टीन ने बोला कि लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो फोटोन्स के रूप में है, ठीक है। ही स्टेटेड दैट ईच फोटोन हैज़ ए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे हमें एच मिलता है और म्यू मिलता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और हमें ई इक्वल टू एच म्यू मिलता है, यहाँ पे म्यू है, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड इफ इट एब्जॉर्ब ए फोटोन। इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा विद एनर्जी। और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो उन फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए ज़्यादा वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। तो वर्क फंक्शन फाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो। जो फोटोन आ रहे हैं उस फोटोन का जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर या तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एमिशन देखने को मिलेगा। अगर ये रहा हमारा फोटोन की एनर्जी एच म्यू, ठीक है ना, और वर्क फंक्शन हमारा फाई की वैल्यू एच म्यू नॉट, ठीक है ना। तो जो एनर्जी, अब ये तो टोटल एनर्जी है, एच म्यू इज दी टोटल एनर्जी जो आ रही है, और एच म्यू नोट हमने खर्च कर दी निकालने में, ठीक है ना। एच म्यू नोट हमारा वर्क फंक्शन हो गया, और जो बाकी जो एनर्जी बचेगी वही हमारी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं एच म्यू माइनस फाई, दैट इज वर्क फंक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। दिस एक्सप्लेनेशन कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है। लाइट का पार्टिकल नेचर साबित होता है इस एक्सपेरिमेंट से। आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है फिजिक्स में। चलो, सिंपल सी चीज़ें थी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप आराम से समझा पाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनता। हाँ, हम जानते हैं म्यू नॉट इज दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, सिंपल से ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आपके पास दे रखा है ये बल्ब जनरेट इतना फोटोन, फोटोन की संख्या दे दिया गया है, वेव लेंथ दे दिया गया है, और बोला गया है कैलकुलेट दी टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने बोल रहा है। नंबर ऑफ फोटोन आपको पता है, कितने फोटोन है, इतने फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी क्या होता है, वन फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन होता है एच म्यू। तो इतने फोटोन की एनर्जी क्या होगी, क्या होगी टोटल एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ से, ठीक है ना। 2.8 इंटू में 10⁻20 एच म्यू तो हमें दिया नहीं गया है, तो हम जानते हैं म्यू इक्वल टू हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। म्यू को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। अब हमें लैम्डा दिया गया है, लैम्डा हमारे पास दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है, और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पेपर में दिया रहता है, ठीक है ना। आपके जो एग्ज़ाम में जो पेपर मिलेगा उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है, ठीक है। तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज़ कर लोगे, बस सिंपल सा है, निकल गया। दिखाना चाहूँ, अगर आप कभी प्लैंक्स कांस्टेंट भूल भी जाते हो तो ये दे रखते हैं एग्ज़ाम पेपर में, दिखाता हूँ। देखो,
क्वेश्चन से पहले ही, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट इससे पहले इन्होंने एच की वैल्यू दे रखी है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे एच की वैल्यू यूज़ की जाएगी। आई थिंक यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो जहाँ पे एच की वैल्यू यूज़ की जाएगी। तो एच की वैल्यू आपको दी रहेगी, आप अगर आप भूल भी जाते हो। और लाइट की स्पीड कौन भूलता है, सी की वैल्यू कौन ही भूलता है, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू तो आपको याद रहती है। तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ को डी ब्रोगली ने कैसे समझाया डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के डुअल नेचर को डी ब्रोगली ने कैसे समझाया, और डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्रेशन दिया। डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन था लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, पी यहाँ पे मोमेंटम है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। डी ब्रोगली ने बोला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, और पी को यहाँ पे उसने एम वी कर दिया। हम जानते हैं पी इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, हमारे पास इक्वेशन बना लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम पार्टिकल के मास को रखेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी को रखेंगे, तो पार्टिकल का हमें वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ इस फॉर्मूले के ऊपर, जब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अभी जस्ट आपको बताया गया था कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आपको मास दे रखा है पार्टिकल का, ठीक है ना। ये पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या दिक्कत है, लगाओ लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, मास पुट करो, वेलोसिटी पुट करो, एच तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास एग्जाम पेपर में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी ब्रोगली का स्टेटमेंट क्या था, ठीक है ना, वो याद कर लो। डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली का एक स्टेटमेंट है। डी ब्रोगली ने पार्टिकल नेचर ऑफ सॉरी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का वेव नेचर को क्या कैसे समझाया, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या इक्वेशन दिया उन्होंने, ठीक है ना। वैसे तो ये फिजिक्स से यहाँ पे ज़्यादातर आपसे न्यूमेरिकल पे आएंगे, जहाँ पे अगर न्यूमेरिकल पॉसिबल है वहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, बट हाँ हम थियरी भी थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं। अब मैटर वेव, एक क्वेश्चन में एक बार आया भी है, ऐसे एक नंबर में आया हुआ है, व्हाट इज मैटर वेव। तो वेव वो वेव जो मैटर से एसोसिएटेड है, वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मैटर वेव। बस एक नंबर में पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो वो वेव जो मैटर से एसोसिएटेड है, ठीक है। और इन फेज आउट ऑफ फेज ये तो हमारे पास अभी कभी पूछा नहीं गया है, बट हाँ आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट अब आ जाते हैं हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसको आपको एटलीस्ट 7 to 8 लाइन में डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट को समझाना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है ना। इस डायग्राम को यूज़ करके आप डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट को समझाओ, एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दूर दूर तक नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। इसका तो जवाब हम जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो पार्टिकल्स हैं उनका हमें वेव नेचर क्यों नहीं देखने को मिलता, ठीक है। क्यों? उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, मास बहुत ज़्यादा होने के कारण, मास बहुत ज़्यादा होने के कारण वेवलेंथ बहुत कम आती है, जो ऑब्जर्वेबल ही नहीं होती है, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल्स टू एच वाई एम वी, तो हम देख सकते हैं जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो डे टू डे लाइफ में जो हमारे ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उनका उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, उनके मास बहुत ज़्यादा होने के कारण उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन अगर आपको याद है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ये सारे क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है ना। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक वैसे पूछा नहीं गया है, बार बार वो लोग रिपीट कर रहे हैं, अभी तक वो लोग फर्स्ट पेज पे ही अटके हुए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पेज जो हमारा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहीं पर अटके हुए, बट हाँ हो सकता है वो इसके ऊपर पूछ ले क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट याद रखना सिंपल सा, ठीक है ना, कि हम किसी भी पार्टिकल को किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और उनका क्या है वेलोसिटी, ठीक है ना। पोजीशन ये तो आप मोमेंटम बोलो, मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी को एट अ टाइम हम सेम टाइम पे हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक को कैलकुलेट करना जाओगे तो दूसरे में उतना ही क्या आ जाएगा, इनएक्यूरेसी आ जाएगी। तो इसके स्टेटमेंट को सिंपल सी याद रखना और इनका ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो।
तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट याद रख लेना और इसका ये एक्सप्रेशन जिससे आप समझा पाओ चीज़ों को, ठीक है। बट हाँ, मेन पार्ट में तो अभी ऐसा है कि अभी ज़्यादातर क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखो, तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन तीन क्वेश्चन। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा जो ये न्यूमेरिकल्स थे ना, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर फॉर्मूले, सॉरी इन फॉर्मूलेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए और ये हो गया, एंड देन आगे भी आपके कुछ एक आध फॉर्मूले हैं, कहाँ से, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। हो सकता है आपके पास क्या हो, देखो हम जानते हैं ना क्या, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वेव फंक्शन, ठीक है। तो हो सकता है आपको वेव फंक्शन दे रखा हो, एनर्जी ऑफ फोटोन बता रखी हो, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी हो, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल के ऊपर भी, इस इक्वेशन के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल याद रखना, एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, बाकी तो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ को ढंग से कर लेना, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ खास नहीं है हमारे इस यूनिट में, बहुत सिंपल सी यूनिट है, ठीक है। तो हमने देख भी लिया, सेम टाइप की क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है, बट हमें तैयार रहना है कि कुछ अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कुछ अलग भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना भी डीप नहीं जाके पूछेगा। मान लो अगर पूछना है उनको, अगर उनको पूछना है क्या, नीचे, अगर उनको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पूछना है ना, तो वो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देगा, एक आपको न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा कि आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके बताओ, न्यूमेरिकल की वैल्यू, न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करो, कोई न्यूमेरिकल दे दिया रहेगा, तो आपको अनसर्टेनिटी पता करनी पड़ेगी कितनी अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। सिंपल सा पूछा जाएगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डिस्क्राइब करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ठीक है, उनके एक्सप्रेशन के साथ समझाओ ढंग से। ये जा आपको 2 से लेकर 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो सिंपल से आपको 5-6 लाइन के लिए इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। बट हाँ, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा ढंग से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि पूरा डायग्राम के साथ ढंग से समझाओ, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, जहाँ हम बात करेंगे अब आगे क्या, यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बाय।